Hello everyone. In the last lecture we have discussed about previous year question paper of aromaticity और आज के लेक्चर में हम aromaticity का मेन सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बहुत पार्ट में ये लेक्चर बनेगा। आज मैं पहला पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। दिस द फर्स्ट वी विल सी अबाउट द ओवरव्यू दैट हम आगे के सिलेबस को कैसे देखेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, एक हम प्लान बनाएंगे एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करने का यहाँ पे। उसके बाद आज हम ये हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि एरोमेटिसिटी क्या है। हम जितनी बुक देखते हैं उतना हमें डेफिनेशन मिलता है। कोई बोलता है ये डायटॉपिक सब्सटेंस है, कोई बोलता है 4n+2 मोनोसाइक्लिक होगा। जहाँ जाएंगे उस तरह की डेफिनेशन मिलेगी, अलग अलग तरह की। क्यों? क्योंकि ये कोई भी इसका सिंगल कंसाइज डेफिनेशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसमें कोई कंपाउंड डाले और इसका NMR आ गया तो आप देख लो। किसी कंपाउंड को इसमें डालकर हम ये नहीं डायरेक्टली देख सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेबल देखते हैं। क्या बॉन्ड लेंथ इक्वल है, क्या ये रिएक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम आजकल कंप्यूटेशनल मेथड से ये सब चेक करते हैं, जैसे DFT कर लिया और से NICS कर लिया। ठीक है, क्या हकल रूल काफी है सारे कंपाउंड को बताने के लिए कि एरोमेटिक है? नहीं, हकल रूल केवल मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हकल रूल इज ए ग्रोस ओवर सिंप्लीफिकेशन व्हेन वी टॉक अबाउट एरोमेटिसिटी। हम केवल एरोमेटिसिटी को हकल रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम में कंपाउंड आया डिफाइन करने के लिए एरोमेटिक है या नहीं, और हम ये लिख दिए 4n+2 मोनोसाइक्लिक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, तो शायद हमें नंबर कम मिलेगा। तो हम एक एरोमेटिसिटी का परफॉर्मा देखते हैं, किस तरह से हम जो UPSC केमिस्ट्री का सिलेबस है पेपर 2 का एरोमेटिसिटी का वो कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे, क्योंकि देखें आप कि हकल रूल ओवर सिंप्लीफिकेशन है एरोमेटिसिटी का, वो सिंपल है बोलना कि कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रूल को डिस्कस करें, वेरियस रूल्स गवर्निंग एरोमेटिसिटी। जहाँ पर हम पहला जो रूल डिस्कस करेंगे ऑब्वियस है, सबसे पहला जो रूल है हमारा हकल रूल होगा। हकल रूल होगा दूसरा रूल, तो इसको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए एक्सटेंड किया गया, क्लार्क्स रूल। तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे क्रेग रूल। क्रेग रूल इस कंपाउंड में नॉन बेंजोइट कंपाउंड के लिए होता है। नॉन बेंजोइट कंपाउंड के लिए हम देखते हैं, इसको हम पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए देखते हैं। इसमें C2 एक्सिस को हम देखते हैं, C2 एक्सिस होना चाहिए इसका। और कौन से रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिसका हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कभी कोई क्वेश्चन आए तो? इसको बोलते हैं बेयर्स रूल। बेयर्स रूल ये ट्रिपलेट स्टेट के लिए, इवन स्टेट के लिए। जो हकल रूल होता है वो S0 स्टेट के लिए होता है। और एक है मोबियस, मोबियस एरोमेटिसिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास का यही एक्सटेंशन है, इसको हम ग्लिडवेल ग्लिडवेल लोलॉइड एक्सटेंशन बोलते हैं हम लोग क्लास का, ऑफ क्लास रूल। और जो लास्ट है वो है हिर्स रूल, जिसको कि आप जब फुलरिन के एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करते हो
इसका डिस्कशन वहाँ पाया जाता है। और हम क्या क्या देखने वाले सिलेबस में, ये तो हो गई रूल्स की बात। फिर हम कौन से क्राइटेरिया पे बोलते हैं कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से क्राइटेरिया पे, ठीक है। क्राइटेरिया जैसे पहला स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया, स्ट्रक्चर जैसे बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन, जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होने चाहिए। दूसरा मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्राइटेरिया, जिसको हम रिंग करंट से देखते हैं, एनएमआर से देखते हैं। तीसरा रिएक्टिविटी, कंपाउंड क्या ब्रोमीन से रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सब देखते हैं। चौथा जैसे रेजोनेंस एनर्जी हमें कितने कितने पे स्टेबलाइज हो रहा है, उसको एनर्जेटिक्स बोलते हैं, एनर्जेटिक्स। जैसे रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद हम बहुत सारे क्राइटेरिया देखेंगे, जिसके बल पे हम ये बोल पाते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। उसके बाद एरोमेटिसिटी बहुत सारे टाइप्स की होती है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी। टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी, कितने तरह की एरोमेटिसिटी होती है। टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी, जो हकल रूल फॉलो करेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, हकल एरोमेटिसिटी। एक होता है मैक्रोसाइक्लिक, मैक्रोसाइक्लिक एरोमेटिसिटी, जो कि प्रोफाइलिंग रिंग में होता है, प्रोफाइलिंग रिंग। मैक्रोसाइक्लिक में क्या होता है, बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जिनको फॉलो करके आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। आप कौन सा रास्ता से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा, वो ये एरोमेटिसिटी जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलता है। और क्या हमारा, जो हम बता रहे थे स्टार्टिंग में बेयर्स रूल ट्रिपलेट स्टेट के लिए, तो एक्साइटेड स्टेट में अलग से एरोमेटिसिटी होती है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट एरोमेटिसिटी, एक्साइटेड स्टेट एरोमेटिसिटी। जब हम फुलरिंग्स की बात करते हैं तो हम और एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एरोमेटिसिटी में। देखिए कितना ब्रॉड है एरोमेटिसिटी, केवल हगल रूल से मोनोसाइक्लिक लिखने से शायद एरोमेटिसिटी को हम सही से जज ना कर पाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल एरोमेटिसिटी। इस तरह से काफी एरोमेटिसिटी को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रूल्स की बात आती है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो हुआ हकल रूल एग्जाम के लिए, क्लास रूल, क्रेग रूल। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इनको अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं। इसके बाद वो डिवीजन, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और इनकी स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपके सिलेबस में अलग से जो चीजें हैं, जैसे एजुलिन्स है, एनुलिन्स है, उनको भी हम डिस्कस यहाँ करेंगे। एनुलिन, एजुलिन,
प्रोपोलोन, फुलवीन्स, फुलवेलिन्स, सिडनॉन्स, एकुलिन, ये फॉरेस्ट सर्विस के सिलेबस में। उसके बाद हम कुछ केमिकल एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे एरोमेटिसिटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरोमेटिसिटी। जैसे सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट फॉर्मेशन, प्रिसिपिटेशन विद सिल्वर सॉल्ट, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कोई और टॉपिक रह गया तो हम उसको देख लेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है, इस तरह से हम ये एरोमेटिसिटी के सिलेबस को देखेंगे। डिस्कशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये डिटेल में बना रहा हूँ। सारे वीडियो के जैसे एरोमेटिसिटी का काम मैंने कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद मैं एक छोटा सा रिवीजन के लिए जो एग्जाम के पहले आप देख पाओ, वो एक घंटे या 2 घंटे का मैं बना दूंगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं HMO, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। HMO हकल रूल एग्जाम में आने में आप जो लिखते हो और नंबर इसलिए नहीं आता है, एक आर्ट्स का बच्चा 10 नंबर पाने के लिए कितना पेज लिखता है, 2 पेज 3 पेज, और कितना इन्फॉर्मेशन देता है एग्जाम में। हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट लिखते हैं, 4n+2 मोनोसाइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 6 और 7 मार्क्स आउट ऑफ 10, जो कि नहीं, सही नहीं है, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो हम डिटेल में देखते हैं कि हम क्या डाल सकते हैं। हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आता है, पहला दूसरा क्वेश्चन होता है एरोमेटिसिटी का, हमें उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि पहला दूसरा क्वेश्चन में हमें कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिटेल में। तो ये क्या बोलती है, थ्योरी क्या बोलती है, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, states that in the S0 state, हर लाइन हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। इन द S0 state a planar मोनोसाइक्लिक, देखिए क्लियरली मोनोसाइक्लिक लिखा हुआ है, fully pi conjugated hydrocarbon will be aromatic when the ring contain 4n+2 pi electrons। तो आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है, हकल रूल आया तो S0 स्टेट में होना चाहिए। अगर इसमें आप P1 स्टेट की बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी रिवर्स हो जाती है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरी था हकल का, सिंपल, मगर इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है और हम देखेंगे कि 1930s में उन्होंने कैसे काम किया होगा। सबसे पहली बात है, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आए वो हकल थ्योरी कैसे आया वहां पे। पहले इन्होंने बोला कि कंपाउंड शुड प्लेनर, क्यों प्लेनर, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्यों प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड, और दूसरा ये कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऐड हो गया, ये सब हमें देखना है। इसको जो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, यहाँ पे हम कहते हैं इसको सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी या सिग्मा पाई सेपरेशन। इसके कारण हम अभी देखेंगे कि क्यों कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए, और यहाँ जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखेंगे कितनी एनर्जीज होती है, तो पता चलेगा कि एक वर्टेक्स को होता है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी रीजनरेटेड होते हैं, तो इसीलिए 4n+2 पाई हो। सबसे पहले हम बहुत सारे एजम्पशन किया था अकल में, तो हम कुछ एजम्पशन को देखेंगे जो मुझे हमें यहाँ काम। तो पहला हम देखते हैं जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काम है, एजम्पशंस। इन अकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या एजम्पशन है, तो हम एक ही एजम्पशन यहाँ पर देखेंगे, सिग्मा पाई सेपरेशन। सिग्मा पाई सेपरेशन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक चीज है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पोलराइजेबल, ये इजिली पोलराइज हो सकते हैं या हो जाते हैं, सो कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड, इनको इजिली डिस्टॉर्ट किया सकता है, या और एक और वर्ड यूज होता है क्वांटम में, परटर्ब। इसका मतलब है, आप देखते हो कार्बन केमिस्ट्री में इधर उधर कहीं भी इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका ही रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट सिमेट्री। अभी समझेंगे हम इसको क्या है, दोनों की सिमेट्री अलग होती है, एक का सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि 2 इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क होता है, 2 इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। कौन कौन सा 2 इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क उन्होंने बोला, एक बोला सिग्मा का फ्रेमवर्क जहाँ सिग्मा घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक बोला पाई का फ्रेमवर्क, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। और चूंकि इंडिपेंडेंट होते हैं और हमारा सारा जो प्रॉपर्टीज है पाई क्लाउड दिखाता है, तो हमने क्या किया, सिग्मा को इग्नोर कर दिया, और पाई बॉन्ड को हमने कंसीडर किया। इस चीज को हम बोलते हैं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को सेपरेट किया, और सिग्मा बॉन्ड पाई सेपरेशन। तो यहाँ पर प्लेनरिटी कैसे कॉन्सेप्ट आती है, देख, हमें 2 इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क चाहिए। अगर हम यहाँ ड्रॉ करें एक प्लेनर मॉलिक्यूल इस तरह से एल्कीन का, तो ये और ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल कब होगा, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड सामने, जब मॉलिक्यूलर प्लेनर होगा। जब मॉलिक्यूलर प्लेनर होगा, ये ऑर्थोगोनल होगा, तो इन 2 इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, 2 इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क considered. So, sigma pi separation assumptions called तो सिग्मा पाई सेपरेशन हम इसको होल्ड कर सकते हैं, इसलिए कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आया प्लेनरिटी का। और एक है
क्वांटम मैकेनिक्स हम भी जब भी डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, जब भी हम क्वांटम का स्टडी करते हैं, आप याद कीजिए एच प्लस लेते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेते हैं। क्यों? इसलिए लेते हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंप्यूटेशनली सिमुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम कर दें, मॉलिक्यूल को छोटा कर दें और उसको स्टडी करें। तो यहाँ पर जो होगा, जैसे आप एग्जांपल लीजिए C2H4 का। C2H4 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? टोटल सभी वैलेंस नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 2 4 इंटू 1, देखिए कितने 16। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन को करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि हम एक 16 इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम को, अगर हम ये फ्रेमवर्क को देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम में चेंज कर दे रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन करना काफी आसान होगा कंप्यूटेशनली भी। क्वांटम के कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत होती है, जिसमें आप सिमुलेशन लगाते हो। नॉर्मली देखिए अब इसको केवल एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन से अगर बोला जाए तो यहाँ 30 होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें यहाँ तो 4 होगा। तो यहाँ पर भी देखिए इतने बड़े प्रॉब्लम को इतना से कम से रिड्यूस कर दिया, इसलिए हमने सिग्मा पाई सेपरेशन का वहां पे बात किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो हकल ने अपना एनालिसिस किया, उन्होंने कुछ बॉन्ड एनर्जी निकाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। उस बॉन्ड एनर्जी को हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे जो जनरल सॉल्यूशन से उनसे। ठीक, तो सबसे पहले जो उन्होंने बॉन्ड एनर्जी, हम कुछ मॉलिक्यूल्स का ही देखेंगे अभी, उसके बाद इसका जो उन्होंने कैलकुलेट किया एनर्जी 1 2 3, अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा माइनस, इस मॉलिक्यूल का जो उन्होंने कैलकुलेट किया अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा अल्फा माइनस 2 बीटा। इसका जो उन्होंने कैलकुलेट किया अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 0.62 बीटा अल्फा माइनस 1.62 बीटा। मॉलिक्यूल का जो उन्होंने किया अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस। तो ये क्या था, दीज आर दो एचएमओ एनर्जी थी और कॉन्जुगेटेड प्लेनर। तो हकल ने ये ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेटेड रिंग के लिए इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये डिराइव किया। इसी चीज को, सेम चीज को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस सेम चीज को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। एक को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और एक को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालें, नॉर्मल साइन थीटा cos थीटा का यूज। तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो लीनियर पॉलिनियल के लीनियर पॉलीइन के लिए जो सॉल्यूशन देता है जनरल सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं ई के इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा cos k पाई n प्लस 1। और यहाँ जो k का वैल्यू होगा वो जितने यहाँ पर कार्बन एटम
टाइप्स। जो साइक्लिक पोलियन के लिए होता है, साइक्लिक पोलियन के लिए उसमें जो एनर्जी निकलती है उसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 के पाई एन। यहाँ पर के का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 से जनरेटेड होता है, प्लस माइनस ऐसे करके जाएगा, -3 ऐसे करते हुए ये आगे जाएगा। तो साइक्लिक पोलियन के लिए जो हमारा फॉर्मूला लिखा वो ये हुआ, और लीनियर पोलियन के लिए जो हमारा फॉर्मूला निकला ये हुआ। और ट्रिग्नोमेट्री से हम दोनों से निकाल कर देखेंगे कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, एक अल्फा। ये अल्फा क्या है? ये अल्फा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब फ्री 2p ऑर्बिटल में रहता है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल बिफोर ओवरलैप। ओवरलैप के पहले कितनी एनर्जी? ये और क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द एनर्जी, इट मेजर्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट पार्टिकुलर एटम, मतलब डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा तो फ्रोजन पार्टिकुलर एटम, इसको अल्फा मानते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा क्या है? एनर्जी ऑफ 2pz ऑर्बिटल, इसको अल्फा कहते हैं। और बीटा, यहाँ पे और देखना है कि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होती है। बीटा को हम लोग बोलते हैं, अल्फा का नाम जो होता है, अल्फा को हम लोग कूलम इंडिकल, कूलम इंटीग्रल बोलते हैं, और बीटा को हम लोग रेजोनेंस इंटीग्रल बोलते हैं। यह क्या करता है बीटा? इट रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। कितना स्टेबलाइज हुआ मॉलिक्यूल? ड्यू टू पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। ये दिखाता है कि जब ओवरलैपिंग चालू हुई तो मॉलिक्यूल कितना स्टेबलाइज हुआ। और अल्फा एंड बीटा ये दोनों क्या होते हैं? बोथ नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव। बीटा नेगेटिव होता है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो इसकी एनर्जी कम हो, ये लोअर एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला है उसको डिराइव ये करेंगे। एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कॉन्ड डिराइव करना है, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड डबल। क्यों? क्योंकि इसको डिराइव करने के बाद जब हम लोग कंजुगेशन के बाद वाली मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालेंगे तो इसे माइनस करके देखेंगे कि कितना मॉलिक्यूल हमारा स्टेबलाइज हुआ। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक जो नॉर्मल एल्कीन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उससे हम माइनस कर लेंगे। तो आप पहले देख चुके हैं, इस मॉलिक्यूल के लिए हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला था ई के, ये लीनियर है, लीनियर है। ई के इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस के पाई
बाय n+1। तो यहाँ पर दो कार्बन है, E1 और E2। तो E1 में डालेंगे E1 2 बीटा cos k इक्वल टू π/3 cos π/3 इज 1/2। तो जो हमारा एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी अल्फा प्लस बीटा E1। उसी तरह हम जब E2 को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू होगा अल्फा प्लस 2 बीटा cos 2π/3 और इसका जो वैल्यू होगा अल्फा माइनस। इसका मतलब इसके दो एनर्जी लेवल बन गए एल्कीन के। जो प्लस होगा क्योंकि बीटा नेगेटिव है, ये नीचे आएगी, ऊपर आएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा। तो जो हम एनर्जी निकालेंगे वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि इसी को हमें बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। या जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स है तो और अल्फा प्लस है तो ऐसे भी निकल जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था लीनियर साइक्लिक पॉलीगन। अब हम देखेंगे साइक्लिक पॉलीगन का, जहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है। साइक्लिक पॉलीगन साइक्लिक पॉलीगन का कॉन्सेप्ट जैसे हम देखते हैं, हमें दो चीज आती है, पोस्ट डायग्राम, इसको और बोलते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगन मेथड। तो ये क्या है, पोस्ट डायग्राम या इंस्क्राइब्ड पॉलीगन मेथड क्यों यूज करते हैं। So they are used for deriving the MO energy. They are the geometrical methods. They are nothing but geometrical method for deriving the MO energies of cyclic pi electron without resorting to any mathematics of quantum theory. हम लोग क्वांटम का यूज नहीं करें, बस इस सर्किल को लेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और हमारा एनर्जी सामने आ जाए। इस तरह के जो डायग्राम होते हैं इनको फर्स्ट कहते हैं, कोई फर्स्ट एंड मुस्लिम भी बोलते हैं क्योंकि उनके साथ उनका भी रिसर्च था। तो इसको जो सबसे पहला है कि ड्रॉ कैसे करते हैं फर्स्ट सर्किल, फर्स्ट सर्किल ड्रॉ कैसे करते हैं और कंडीशंस क्या है। सबसे पहला कंडीशन है कि मोनोसाइक्लिक हो, मोनोसाइक्लिक होना और 3 to 9 मेंबर रिंग होनी। दूसरी कंपाउंड है कि वी विल ड्रॉ सर्किल विथ रेडियस 2 बीटा। हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे
वो है सर्कल विथ रेडियस 2 बीटा। अगर रेडियस 2 बीटा है तो डाया कितना होगा? 4 बीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कंपाउंड मोनोसाइक्लिक है या नहीं, प्लेनर है या नहीं, फिर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्क्राइब करेंगे, ड्रॉ करेंगे। वी विल इंस्क्राइब अ सर्किल, सॉरी वी विल इंस्क्राइब अ मॉलिक्यूल, जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट होगा। वी विल इंस्क्राइब अ मॉलिक्यूल इन सर्किल। कैसे इंस्क्राइब करेंगे? विथ वन वर्टेक्स, उसका एक कोना विथ वन वर्टेक्स डाउनवर्ड। एक वर्टेक्स कैसा होना चाहिए? नीचे की ओर। जैसे हमारे पास अगर ये मोइटी है, हम क्या किए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्किल का जो थ्योरी है, सर्किल ड्रॉ करें। इसका रेडियस 2 बीटा है, इस सर्किल का जो रेडियस होगा वो 2 बीटा होगा। ठीक है, इस रेडियस के अंदर हमको इस सर्किल को ड्रॉ करना है। तो एक तो है कि ऐसे हम ड्रॉ करें, और एक है जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। ये इसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स है, तो ये सही है। ऐसे हम नहीं करें, ठीक है? ऐसे करें। दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लीजिए मॉलिक्यूल ऐसा है, ये मॉलिक्यूल है, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर से हम सर्कल बनाएंगे। अब इसमें वर्टेक्स कोई भी एक कोना ले लीजिए, ठीक है? तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक कोना हमेशा नीचे होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, अगर इस तरह से आप ड्रॉ करते हो तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है? ये करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं है। उसके बाद अभी तक हमने क्या पढ़ा टॉपिक में? मोनोसाइक्लिक होने चाहिए, सर्किल ड्रॉ करना है 2 बीटा का रेडियस विथ, और तीसरा में अपने मॉलिक्यूल को इंस्क्राइब करना है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये हमें देखना है कि ऑल कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर ऑफ कंपाउंड है, और कॉर्नर ऑफ पॉलीगन जो हमने ड्रॉ किया शुड टच द सर्किल। सारे सर्कल को टच होना चाहिए। देखिए यहाँ टच है, ये वाला, ये टच है, ये टच है, ये टच, तो ये सारे टच होना चाहिए। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा, एड इलेक्ट्रॉन बिगनिंग विथ, एड इलेक्ट्रॉन बिगनिंग विथ लोएस्ट एनर्जी। और जहां डी जनरेट होगा वहां पे होल्स रूल फॉलो करना है। इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कंपाउंड। एक कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, ये सब कर लिया, फिल कर लिया, उसके बाद हमें देखना है एरोमेटिक कब होगा ये कंपाउंड, जब हमारा सारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो फील्ड हो कंप्लीटली, एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर उसमें प्रेजेंट है कंपाउंड में, इट शुड बी एम्प्टी, वो खाली होनी चाहिए और कंप्लीटली फिल, और या तो पूरा भरा। उसको बोलते हैं क्लोज्ड सेल, क्लोज्ड सेल। जैसे आप देख, ये बेंजीन का अगर हम देखते हैं, हम क्या निकालते हैं ऐसा,
ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये क्लोज्ड सेल है, सारे सारे भरे हुए। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सेल। अगर ये कंपाउंड की बात करें, ये बेंजीन का था, इसके लिए हमने ये ड्रॉ किया, और इस कंपाउंड के लिए हम ड्रॉ करें, क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम एरोमेटिसिटी यहाँ पे निकालेंगे। कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कब होगा? और तो देख लिया हमने एरोमेटिक कब होगा। एंटी एरोमेटिक जब होगा जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारा होगा वो फिल हो या हाफ फिल्ड हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, प्रोवाइडेड कि प्लेनर हो, प्रोवाइडेड कंपाउंड इज प्लेनर। तो हम चलते हैं डिस्कशन करने वो दोनों एनर्जी जो निकाला था हम स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम स्मॉल कंपाउंड के साथ आते हैं। ठीक है? इस कंपाउंड का हमने वहाँ निकाला था, 1 2 3, हमने वहाँ जो देखा था, जो हकल ने निकाला था, उसके हिसाब से हम इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी कितनी होगी। जो हमने वहाँ निकाला था उसको हम यहाँ फिल कर लेते हैं। ये अल्फा प्लस 2 बीटा था, ये अल्फा माइनस बीटा था। तो इसका हम लोग दोनों मेथड देखेंगे कि कैसे निकाल लेते हैं। एक जनरल सॉल्यूशन और एक ट्रिग्नोमेट्री मेथड, दोनों चीजें। क्या ध्यान देने लायक है, हम इसमें जो फॉर्मूला था उसको उसके हिसाब से निकालेंगे और वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की यूज करेंगे। नॉर्मल जो साइन साइन को हमने पढ़ा था वो उसको। ट्रिग्नोमेट्री में एक बात पता होना चाहिए हम कि किसी एंगल का किसी पॉलीगॉन का थीटा जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री n माइनस 2/n। n क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल, एंगल बाय पॉलीगॉन। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे हम देख लें, यहाँ साइड्स 3 है, 3 साइड है, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 3 माइनस 2/3। उसी तरह इस मॉलिक्यूल का जो हमारा थीटा निकल के आएगा 3 डिग्री का, इस मॉलिक्यूल का जो हमारा थीटा निकल के आएगा, इसकी बात कर रहे हैं, तो थीटा जो निकल के आएगा 108 डिग्री, और इसका हम जानते हैं। तो ये फॉर्मूला में याद रखें। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। एनर्जी जो हमने साइक्लिक पॉलीन के लिए हमने निकाला था, वहाँ जनरल जो सॉल्यूशन था वाज अल्फा 2 बीटा कॉस 2 k पाई बाय m। एक चीज याद रखना, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डिजेनरेट है यहाँ पर k क्या होगा, 0 +1 -1, ठीक है।
तो यहाँ ई जीरो निकालने की कोशिश करेंगे। ई जीरो निकालने के लिए अल्फा प्लस टू बीटा कोस जीरो तो आएगा अल्फा प्लस टू बीटा, तो ये प्लस वन आएगा, प्लस माइनस वन वो आएगा अल्फा प्लस टू बीटा कॉस प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री इसका वैल्यू अल्फा माइनस बीटा आएगा। सॉरी, तो ये हमारा एनर्जी ऑर्बिटल निकल के आया पॉलीगोनोमेट्री। अब सेम चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इसको निकालकर हम इस कंपाउंड का सेम चीज निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करें, बड़ा करते हैं थोड़ा ताकि हमें कंपाउंड के अंदर के एंगल दिख पाए, और यहाँ पर इसको सर्कल करते हैं ऐसे। फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा एंगल टेढ़ा वाला कंपाउंड में। ऐसे कर, ये सेंटर, ये रेडियस है, रेडियस कितना होगा टू बीटा, इसकी एनर्जी निकल गई टू बीटा। अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर, यहाँ से एक मीटर होगा, हम इसको कुछ नाम देंगे ए बी सी ओ, इसकी एनर्जी निकल गई हमारी टू बीटा, इसको अल्फा में हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। अब जो एनर्जी निकलनी है इसकी, हमें इस साइड पे जाना है, ये हाइट कितना है, इस साइड पे जानने के लिए अगर हम ये हाइट जाने, अगर यहाँ डी डी करें तो हम जान जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना अपना 120 डिग्री, ए ओ डी कितना होगा, एंगल ए ओ डी 90 डिग्री, एंगल डी ओ सी है, डी ओ सी इस एंगल की बात कर रहा है, वो 30 डिग्री, तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया। तो हम एक छोटा सा ट्रायंगल निकाल लें, ये जो ट्रायंगल है इसको बाहर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं ओ सी डी, हमें इसकी हाइट चाहिए, हम जानते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ये सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ सी, आपने क्या ओ सी, ये भी टू बीटा है, रेडियस तो है बीटा, तो हमारा डीसी जो होगा वो क्या होगा टू बीटा साइन 30, टू बीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 का जो हम वैल्यू डालेंगे तो दिस इज नथिंग बट बीटा। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है ये कैसे आया था, देखिए इसकी एनर्जी हमें टू बीटा निकली, अल्फा प्लस टू बीटा इसकी एनर्जी, और इस दोनों की एनर्जी हम यहाँ पर देख पाए कि बीटा इससे अल्फा में, तो हमने देख लिया कि हमने दोनों मेथड से यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश किया है, ट्रिग्नोमेट्री और से। और इस मॉड्यूल को ध्यान देखें,
इस मल्टीपल हम इस मल्टी को देखना चाहेंगे, इसका क्या है। दोनों मेथड निकाल लेते हैं, ये तो आसान है। इसका क्या करेंगे, जीरो उसी तरह जैसे हमने निकाला था, एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे ताकि यहाँ पर आसानी हो। अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 के पाई एन। तो जो ई जीरो निकलेगा हमारा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस जीरो, तो अल्फा प्लस 2 बीटा ही होगा। ई जो प्लस माइनस 1 होगा हमारा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 पाई बाय 4 प्लस माइनस इज नथिंग बट अल्फा प्लस माइनस 2 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस प्लस माइनस 4 पाई बाय 4 इज नथिंग बट अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे का वैल्यू हम क्या दिया, जीरो, और ये सॉरी 2 डालना और एक ही प्लस 2, तो ये हमारा ऑर्बिटर निकल गया। हम ऊपर इसको लिख सकते हैं, तो ऊपर जाके इसकी एनर्जी यहाँ लिख, तो हमने निकाला है, क्या निकला है अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा और अल्फा माइनस। अब इसको पॉलीगॉन मेथड से निकालते हैं। हाँ निकालिए, पॉलीगॉन ड्रॉ करें, सॉरी सर्किल ड्रॉ करें, उसमें पॉलीगॉन ड्रॉ करें, पॉलीगॉन। ये जो हमारा लाइन होता है नॉन बॉन्डिंग मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये सर्किल है, इसकी एनर्जी अल्फा होती है, यहाँ अल्फा है। ये देखिए ये भी 2 बीटा है और ये भी 2 बीटा है, तो बस यहाँ पे ऐड करना है, 2 बीटा और यहाँ पर घटा देना है। यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्री उस तरह का कोई यूज नहीं है यहाँ पे हमारे पास। तो हम नेक्स्ट बड़े रिंग पे चलेंगे। इस कंपाउंड को हम देखते हैं, कंपाउंड में जो नॉन बॉन्डिंग रहता है वो यहाँ से हमारे पास ऐसे मिलेंगे चार। इसका जो एनर्जी था अल्फा 2 बीटा अल्फा प्लस 0.62 बीटा, इसका अल्फा माइनस, इसको देखते हैं कैसे निकालें। पहले जनरल सॉल्यूशन देख लीजिए, जनरल सॉल्यूशन एनर्जी क्या फॉर्मूला था हमारे पास, अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस ऑफ 2 के पाई बाय एन। यहाँ पे ई जीरो जो होगा वही होगा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस जीरो, अल्फा प्लस 2 बीटा बोलेंगे। प्लस माइनस 1 जो होगा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस प्लस माइनस 2 पाई बाय 5, तो अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 72 अल्फा प्लस 2 बीटा 0.31 अल्फा 0.62, तो 72 डिग्री इज इक्वल टू 0.31। उसके बाद ए प्लस माइनस 2 निकालेंगे, तो ये आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा
cos of 4 pi by 5. So alpha plus 2 beta cos 144, which comes out to be alpha plus 2 beta 2 minus 0.81 equal to alpha minus 5.6. तो ये हमारा चारों एनर्जी लेवल निकल गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल सोल्यूशन. तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे. सर्कल करेंगे, हम बनाएंगे. ये क्या है 2 बीटा. तो इसकी एनर्जी तो आसानी से निकल गई. ये जो पार होता है वो यहाँ से पार. तो एक जो है हमें इतनी एनर्जी चाहिए इसकी, और एक जो है हमारी इसकी एनर्जी चाहिए. अगर ये दोनों निकल गए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व. देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से इसको हम कैसे निकालेंगे. तो ये होता है, हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे, ये जो एंगल होता है 108 होता है और ये 72 होता है. 72 डिग्री और 108 डिग्री. सबसे पहले मॉलिक्यूल को नंबर कर देते हैं. क्या करते हैं, ए बी सी डी, इसको करते हैं. अगर हम इस तरह का कोई लाइन ड्रॉ करें, तो हो सकता है एफ यहाँ 190 डिग्री. तो इसको हम अभी देखने की कोशिश करेंगे. ऐसे करके सर इसको निकालने की कोशिश करें. सबसे पहले हम इस चीज को लेते हैं, ये छोटा जो एंगल है इसको हम बाहर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ये था ए, ये था एफ, ये था ओ. ए ओ एफ, ये 72 डिग्री, ये 92 डिग्री, 90 डिग्री. ये कितना डिग्री आएगा हमारा 180 माइनस 90 माइनस 70 इंटू 18, ये 18 डिग्री. ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, साइन 18 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच, दैट इज ओ एफ बाय ओ ए. ओ ए क्या है आपका 2 बीटा, ये 2 बीटा है ना, ये 2 बीटा. ओ ए बाय 2 बीटा. सो एफ इक्वल टू 2 बीटा साइन, दैट इज नथिंग बट 2 बीटा इंटू 0.62. आ गया हमारा. अब हम दूसरा निकालेंगे, ऊपर वाला. ऊपर वाला हमारा ट्रायंगल बनेगा इस साइड. वो
ये डी, ये 2 बीटा है। ये जो हमारा एंगल आएगा 54 डिग्री आएगा, और ये हमारा 90 डिग्री। 54 डिग्री कैसे आएगा एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो, ये 72 डिग्री है, तो 180 प्लस 2x इक्वल टू 72 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 54 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी वही निकालेंगे, साइन 54 डिग्री इक्वल टू जी डी बाई ओ डी, दैट इज जी डी बाई 2 बीटा। हमें जो जी डी निकलेगा जिससे हमें निकालना है, तो 2 बीटा साइन 54, दैट इज 2 बीटा 0.81 1.6। तो यहाँ से हमारा बीटा का वैल्यू आ गया। जो हम नेक्स्ट निकालेंगे वो बेंडिंग का है, काफी इजी है। एनर्जी ऑर्बिटल हमें पता है, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा और माइनस 2। इसको निकालने की कोशिश करते हैं। जनरल सॉल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्री। जनरल सॉल्यूशन जो है हमारा ई के टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 के पाई बाय एन, दैट इज अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 0, अल्फा प्लस ए प्लस माइनस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस प्लस माइनस पाई बाय 3, दैट इज अल्फा प्लस ए प्लस माइनस 2 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा cos plus minus 2 pi बाय 3, that comes out to be alpha minus 2 बीटा, और ये प्लस 3 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा cos ऑफ पाई इज अल्फा माइनस। तो ये हमारा एनर्जी निकल गया जनरल सॉल्यूशन। और हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से इसको डिस्कस करने का कोशिश करें। छोटा सा ठीक है। ये यहाँ पे ये 60 डिग्री, ये तो 2 बीटा है, ये तो 2 बीटा है, ये 2 बीटा है रेडियस, ये भी 2 बीटा है रेडियस। हमें इसकी एनर्जी निकाल हमें कर देते हैं ओ ए सी, ये 60 है 90 है तो ये 30 होगा, 30 है। थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, 90 30 डिग्री साइन 30 इक्वल टू ओ सी बाई 2 बीटा, तो ओ सी हमारा निकलेगा चलो, और से निकलेगा हमारा बीटा, साइन 30 इज 1/2।
OC is 2 beta into and 2 beta 1 by 2 OC एनर्जी हमारा निकल गया। इस तरह से हम सारी की एनर्जी निकाल सकते। ठीक है, अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन पढ़ेंगे जब हम एनर्जेटिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे। एक बार यहाँ देख ले क्योंकि हमें समझाने लग रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने फिल कर दिया। तो हमारा ये कॉन्जुगेशन का जो हमारा आएगा वो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 4 इलेक्ट्रॉन अल्फा प्लस बीटा में, 4 इलेक्ट्रॉन अल्फा प्लस बीटा में। तो हमारा जो एनर्जी आएगी 6 अल्फा प्लस 8। और हमने स्टार्टिंग में एल्कीन का निकाला था जो कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो ये जब आइसोलेटेड होता है या अनकॉन्जुगेटेड होता है तो हम क्या करते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा था, 3 मॉलिक्यूल निकालेंगे 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। तो रेजोनेंस एनर्जी जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, 6 अल्फा प्लस 8 बीटा माइनस ऑफ 6 अल्फा माइनस ऑफ 6 इज 2 बीटा। मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन का इतना रेजोनेंस एनर्जी होता है। अब देखते हैं कि हम 4n+2 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। पहले हमने देखा था कि प्लेनरिटी कहाँ से आई, अब देखेंगे 4n+2 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। बिकॉज देयर इज ऑलवेज वन लोवेस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और अदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फ्री जनरेट होता है, फ्री जनरेट पेयर्स होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि ये फिक्स है, तो इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है 4n फ्रॉम हियर प्लस 2 फ्रॉम हियर, इसीलिए 4n पाई टू इलेक्ट्रॉन कम करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, लोवेस्ट लेवल को जो हम फिल करते हैं, और 4n कहाँ से टू फिल तो डी जनरेटेड सेट। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और हमेशा होल्स रूल कौन लगाते हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी सारे हमारे रूल्स हैं एरोमेटिसिटी के, उसको फिर हम डिफाइन करना चाहेंगे एरोमेटिसिटी। थैंक यू।